बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहां खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौकफ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौकफ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौकफ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रिजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए
آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مذائقہ خیز داستان ہے. لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والا میڈیا اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرات کر سکا. نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی. یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے. نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنوں پر گولیاں برسائی گئیں. ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. ان کا مطالبہ آئین اور قانون اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے. 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئی. ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک زئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اور دیگر کچھ اور لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے شاید ملاقات بھی کریں گے اگر سسٹم نے اجازت دی تو. لیکن انہوں نے کہا مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. باقی خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین، واقعی صورتحال وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی بات ماننی پڑے گی. یعنی نجم سیٹھی صاحب ہو گئے اور کچھ اور بھی صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ تر وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور ان کا بیانیہ عمران خان صاحب سے متصادم رہا ہے، یہ نظریاتی اختلاف رہا ہے اور یہ سب کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو عمران خان صاحب کے نظریے سے اختلاف ہے تو وہ یہ حق استعمال کر سکتا ہے اپنا، اور اگر مجھے کسی کے نظریے سے اختلاف ہے تو میں بھی یہ حق استعمال کر سکتا ہوں اپنا. تو یہی آزادی اظہار رائے ہوتی ہے.